हेलो एवरीवन। तो आज क्लास 10th का हम एक सैम्पल पेपर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने सेशन 2023 टू 24 का सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का ही कर दिया है। तो आज की क्लास में मैं आपको बेसिक वालों का कराने वाली हूँ। यहाँ पर एक बार मैं आपको जल्दी से फॉर्मेट बता देती हूँ कि एग्ज़ाम का क्या फॉर्मेट रहने वाला है और उसके बाद हम अपना पेपर शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि 3 आवर्स का पेपर होगा और मैक्सिमम कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 5 सेक्शंस मिलने वाले हैं, ए बी सी डी एंड ई सेक्शन। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आने वाले हैं, जो आपके पास सेक्शन ए होगा ना उसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 1 मार्क के होंगे। जो सेक्शन बी होगा उसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 2 मार्क्स ईच होंगे। जो सेक्शन सी होगा उसमें 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 3 मार्क्स ईच होंगे। जो सेक्शन डी है उसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास, ठीक है, जो 5 मार्क्स ईच होंगे। और जो सेक्शन ई है उसमें आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि आप देखो यहाँ लिखा है सोर्स बेस्ड हो गया, केस बेस्ड हो गया, पैसेज बेस्ड हो गया, इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट हो गया। इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। 3 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें सब पार्ट्स होंगे और वो तीनों क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच होंगे। क्लियर? सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं। इंटरनल चॉइस आपको क्वेश्चंस में मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। इन केस कोई फिगर होती है क्वेश्चन में तो वो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनानी है और पेंसिल से बनानी है। और पाई की वैल्यू हमेशा आपको 22/7 लेना है जब तक आपको क्वेश्चन में कोई और वैल्यू लेने के लिए ना बोले, मतलब कि जब तक 3.14 ना बोले आपको हमेशा 22/7 ही लेनी है। क्लियर है? कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ये चीज़ आपको पता ही होगी। तो ये छोटी सी इंस्ट्रक्शन थी जो आपको पता होनी चाहिए। एक कोई भी पेपर शुरू करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शंस आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। चलिए, तो आज हम अपना सेक्शन ए ऐसा करते हैं जो 1 मार्क ईच वाला है, तो 20 मार्क्स अपने आज के क्लास में कवर कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सेक्शन ए आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटर्न एज ए इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एंड b is equals to xy whole cube, then x and y are prime number, then the HCF of a और b। देखो आसान है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है आपके पास ही। आपको इस a और b का सिर्फ क्या करना है, HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, a मैंने यहाँ पर अपना लिख लिया, पहले वो था मेरा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो उसको मैंने लिखा x इंटू एक्स और इसको लिखा y इंटू वाई। ठीक है, b इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स वाई का क्यूब, तो वो था x इंटू में y इंटू वाई इंटू वाई। आपको पता है कि HCF वो होता है जो आपके पास दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में एक मुझे x कॉमन दिख रहा है, एक y कॉमन दिख रहा है और एक ये y कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो x इंटू में y इंटू में y, तो इसका मतलब आपका HCF आ गया एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। जहां भी दिक्कत लगे आप पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहली बात तो कंपोजिट नंबर ही पता होने चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो औरों की टेबल में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो, आप 12 ले लो, आप 15 ले लो। तो ये औरों की टेबल में भी आते हैं अपनी टेबल के अलावा और 1 की टेबल के अलावा। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर आपसे दो चीज़ मांग रहे हैं, एक तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब 1 डिजिट। ऐसा मेंशन नहीं है पर वो 1 डिजिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट की बात करूँ, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो वो तो 10 होगा ना, क्योंकि 2 डिजिट नंबर शुरू ही 10 से होते हैं और सबसे छोटा फिर 10 ही होगा, है ना। और अगर मैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करूं, मतलब 1 डिजिट वाले की बात करूं, तो वो मेरे पास क्या होगा, 4 होगा। अब इनका मुझे एलसीएम निकालना है, तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5, 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2। एलसीएम क्या कहता है, जो कॉमन है उसको तो आप एक ही बार लिख दो और जो अनकॉमन है उसको एज इट इज लिख दो, तो फाइनली आपका आंसर 20 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0,
देन द वैल्यू ऑफ के इज, देखो आपको यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको x की वैल्यू भी दे रखी है, आपको इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर। सबसे पहले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब मुझे x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6k हो गया है, तो ये आ जाएगा 3 और इस 6k को उधर ले गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 3/6, कट करके आंसर आ गया 1/2। क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7 हैज डैश सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 2 इनफाइनाइट या नो। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसका एक बार जल्दी से यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर दूँ, y इज इक्वल्स टू 0 तो आपकी यही लाइन रहेगी, और -7 की बात कर रहा था वो, है ना। मान लेते हैं यहाँ कहीं वो -7 है, तो ये वाली लाइन होगी। तो आप देख रहे हैं ये इसके पैरेलल बन रही है ना। और जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं तो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, वैल्यू और वैल्यूज ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। अगेन आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस बार वो x की वैल्यू ना देके उसने बोला कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। चैप्टर नंबर 4 का आपके पास ये क्वेश्चन है। तो जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो आपको पता है जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, मतलब जो d होता है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है ना। तो चलो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ देखते हैं। पहले मैंने क्या किया, अपनी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें a की वैल्यू मेरे पास 2 है, b की वैल्यू मेरे पास माइनस का k है, और c की वैल्यू मेरे पास k है। d इज इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब d की वैल्यू 0 होगी, क्यों, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं इसलिए होगी। ठीक है, b स्क्वायर मतलब माइनस k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4, a की जगह 2 हो जाएगा, c की जगह k हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू में k स्क्वायर माइनस का 8k हो जाएगा। यहाँ से मैंने k को कॉमन ले लिया है। अब एक बार k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार k, अच्छा यहाँ पर k नहीं आएगा, एक सेकेंड, क्योंकि ये तो बाहर चला गया ना, कॉमन हो गया। एक बार k माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k की दो वैल्यूज निकली, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 8। क्लियर है क्वेश्चन 5। चलिए आते हैं क्वेश्चन 6 पे। ये आपसे क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज k यूनिट, देन k इक्वल टू, देखो x एक्सिस से कभी भी डिस्टेंस बताना हो ना, हमेशा वो y वाला कोऑर्डिनेट होता है, और y एक्सिस से कभी भी डिस्टेंस बताना होता है ना, वो हमेशा x वाला कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर है। तो x एक्सिस से बताना है तो वो डिस्टेंस 5 यूनिट होगा, और डिस्टेंस आपको k दे रखा है, तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी होगी, 5 यूनिट होगी। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR वी हैव AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू BC अपॉन PR इज इक्वल्स टू CA अपॉन PQ, देन, तो सिमिलैरिटी लिखनी है। मैंने ये चीज़ हमने जब चैप्टर किया था तब भी जाना था कि जो ट्राइंगल अगर दो सिमिलर हो तो उनके नाम बिल्कुल ध्यान से लिखने पड़ते हैं, उनकी जो साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उसके अकॉर्डिंग लिखने पड़ते हैं। तो ध्यान से देखो AB के साथ QR है, तो यहाँ पर भी AB के साथ ये QR ही है, BC के साथ PR है, तो BC ये रहा, अगर मैं ये देखूँ तो ये रहा BC। ठीक है, PR ये रहा, बाकी कोई ऑप्शन देख लो मैच नहीं करेगा, तो इसका मतलब A वाला आपका आंसर है। सॉरी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसमें से कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो आंसर है RHS, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी का है, सिमिलैरिटी का नहीं है। ठीक है। चलिए 9th पे आते हैं। कह रहे हैं इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O so that angle POQ is equals to 110, then angle PTQ is equal to,
एक एंगल दे रखा है, एंगल आपको कौन सा निकालना है, ये वाला। अब आपको पता है कि ये आपके पास सर्कल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो सर्कल वाले चैप्टर में आपने दो थ्योरम की। थ्योरम 10.1 ये कहती है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना। तो ओपी रेडियस है तो पीटी पे परपेंडिकुलर होगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सिमिलरली OQ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, TQ पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा OPTQ एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है ना। तो अगर मैं 360 में से 110 और दोनों 90 माइनस कर दूंगी तो ये फोर्थ वाला एंगल मेरा निकल जाएगा ना। तो कितना आएगा आपके पास माइनस करके, वो आएगा आपके पास 70 डिग्री। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 70। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है इसमें इफ cos A इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ 10A इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर करते हैं। cos A की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 4/5। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए हमेशा लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो cos इसका मतलब ये आपको B/H दे रखा है, और आपको फाइंड क्या करना है, 10A फाइंड करना है, वो होता है P/B। पर P की वैल्यू तो नहीं पता, चलो B की वैल्यू 4 पता है, P की नहीं पता, निकाल लो यहाँ पर। H² इज इक्वल्स टू में P² प्लस का B²। H² मीन्स 5 का स्क्वायर, P² फाइंड करना है, B² मीन्स 4 का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल्स टू में P² प्लस का 16, 25 माइनस का 16 इज इक्वल्स टू में P², 9 इज इक्वल्स टू में P², P इज इक्वल्स टू में, देखा जाए तो यहाँ पर प्लस माइनस का 3 आएगा, है ना। लेकिन लेंथ आपको पता है कि कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 लेंगे, ठीक है। तो आंसर आ गया 3/4। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ द हाइट ऑफ अ टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शेडो देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। एक टावर है, अगर उसकी हाइट उसकी शेडो के इक्वल है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो अगर मैं इसको ABC नाम दे दूं, ये टावर है AB, तो इसकी शेडो ये है BC, AB इज इक्वल टू BC है, मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू में बेस है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। जब P और B इक्वल होते हैं तो ये tan थीटा लग रहा है, और tan थीटा में कौन सा लगेगा, tan 45। क्यों भाई, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करने वाली हूँ तो AB/में BC करने वाली हूँ ना मैं, तो ये 1 होती है। कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है, हर चीज़ समझ के करनी है। तो आगे ना इक्वल, तो इसलिए इसका आंसर है tan 45। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसमें आपसे यहाँ पर कह रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, या फिर मैं ये बोलूँ आइडेंटिटी एक्चुअली में ये होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप इसे ट्रांसपोज कर दोगे इधर उधर तो बाकी दो और आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा आ रहा है साइन स्क्वायर A। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ कह रहा है आपसे द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ स्क्वायर, देयर पेरीमीटर्स आर इन द रेशो। एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, सर्कल की जो रेडियस है वो स्क्वायर की साइड के इक्वल है, तो फिर बताओ उनके पेरीमीटर की क्या रेशो होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहाँ करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 13 को हम। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि आपको पता है कि पेरीमीटर जो है वो सर्कल के केस में सरकमफेरेंस बन जाता है, इज इक्वल्स टू में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है 2πr आपके पास। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो हमने उसको यहाँ लिख दिया 4 मल्टीप्लाई साइड। क्वेश्चन में हमारे को एक चीज़ गिवन थी कि जो रेडियस होता है वो साइड के इक्वल है। देखो इस 2 से इसको काटा तो 2 आया, तो यहाँ बचा पाई r, यहाँ बचा 2 इंटू में साइड और रेडियस तो इक्वल है तो ये भी कट जाएंगे, तो पाई इज इक्वल्स टू में 2 आ गया। ये रेशो की मैं यहाँ बात कर रही थी, रेशो निकालनी थी ना, दोनों इक्वल नहीं थे रेशो, तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, रेशो का साइन लगा देना है।
इसका मतलब फाइनली आपका आंसर आ गया π/2। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ सर्कल इज। एक सर्कल का एरिया दे रखा है, उसकी रेडियस आपको निकालनी है। तो अगर हम यहाँ देखें अपना 14 क्वेश्चन, तो एरिया ऑफ सर्कल का अगर हम अपना फॉर्मूला देखें वो होता है πr²। तो ये 154 क्वेश्चन में गिवन है, पाई की जगह 22/7 r² ऐसी है। 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, यहाँ पर r²। कट किया 7 का स्क्वायर लिख दो इसको डायरेक्ट, तो r की वैल्यू कितनी आ गई है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 15 कह रहे हैं व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को आपने एक ही बार थ्रो किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा इवन नंबर। तो 4 से छोटा इवन नंबर तो सिर्फ 2 ही होता है ना, तो एक ही नंबर है। और चांसेस क्या है आपके पास, कितने हैं टोटल नंबर, कितने हैं 6 है, तो इसका मतलब इसका आंसर 1/6 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दे रखी है। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, लोअर लिमिट बतानी है मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास तो वो होती है ना जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है। लोअर लिमिट कौन सी होती है, ये, और ये वाली होती है अपर लिमिट। तो इसका आंसर आ जाएगा 15। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 17 पे आते हैं। कह रहा है आपसे अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 इंटू 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज। आपने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर था आपके पास, कुछ ऐसा था, आपने इसको रोल कर दिया। ठीक है, आप घर पे भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। रोल करके एक सिलेंडर बना दिया। अब इसकी हाइट तो आपको 40 दे दी है, तो ये 22 क्या बनेगा इसका, जो इसका 22 बनेगा ना वो इसका सर्कमफेरेंस बनेगा, ये पूरा। तो आपको सिलेंडर की रेडियस बतानी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो यहाँ देखिए। तो सर्कमफेरेंस मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 22, बस यही एक कंफ्यूजन थी कि 22 क्या होगा, वो सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब तो आप यहाँ से r निकाल ही सकते हो, तो 2 इंटू में 22/7 हो जाएगा, इंटू में r हो गया, इज इक्वल्स टू 22। r की वैल्यू कितनी आ गई 22 इंटू में 7, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू में 22, ये तो कट गया। r की वैल्यू है 7/2, इसको आप 3.5 भी लिख सकते हो डिवाइड करके, तो आंसर है 3.5। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन चैप्टर 14 का एक क्वेश्चन दे दिया आपसे, यहाँ मीडियन क्लास पूछ। देखो मीडियन क्लास तो आप तभी निकाल पाओगे जब आप इसकी CF निकालोगे यहाँ, तो CF आ जाएगी 12 में 10 को प्लस करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा 22, देन 37, 15 प्लस करके, देन 45 एंड देन 56। अब इसका मतलब इसका टोटल है 56, लास्ट वाला ही होता है ना। तो अगर मैं n/2 चेक करूं तो वो आ रहा है 28, किस में लाई कर रहा है, इस वाली में, है ना। तो मीडियन क्लास क्या हो गई आपकी 12 से 18 वाली। क्लियर? अब जो 19 और 20 वाला क्वेश्चन है ना, वो असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो असर्शन इसमें क्या कह रहे हैं, द पॉइंट 0 और 4 लाइज ऑन वाई एक्सिस। क्या ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा? बिल्कुल करेगा। जब भी मेरा एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, वो हमेशा वाई एक्सिस पे ही लाई करता है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। हाँ, अभी वही तो मैंने आपको बोला कि जब भी मेरा एक्स वाला कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, वो हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब वही चीज़ यहाँ लिखी हुई भी है, तो इसका मतलब ये दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। और जो रीज़न है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है ना, तो इसका आंसर है ए। क्लियर? चलिए अब आते हैं 20th क्वेश्चन पे। अगेन असर्शन और रीज़न वाला ही है। असर्शन में आपसे क्या कह रहे हैं, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 5। 2 नंबर का HCF दे रखा है 5 है, और उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 150 है, तो LCM 40 होगा। देखो डायरेक्ट आप इसको नहीं कह सकते ये सही है, आपको ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मुझे पता है
HCF इंटू LCM जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। ये रिलेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये 5 दे रखा है, LCM नहीं दे रखा, ये 150 दे रखा है, तो LCM कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 5, कट कर दो तो 30 आ रहा है, लेकिन इन्होंने तो 40 लिखा है, तो इसका तो असर्शन ही गलत है, गलत है ना, इसका असर्शन ही यहाँ पर। तो इसका मतलब इसका आंसर है डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्लियर। तो आज हमने अपना पूरा सेक्शन ए जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, 20 क्वेश्चन, तो 20 मार्क्स कवर हो गए। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन बी कराऊंगी। कहीं भी इन 20 क्वेश्चंस में दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।